₹2 पेट्रोल बढ़ता था, ₹1 बढ़ता था तो एमकेएम कहती थी हम छोड़ रहे हैं, कराची को ये ना मिला तो हम छोड़ रहे हैं। आज हल्का बंदियों पे एमकेएम का एतराज है, बलदियाती इलेक्शन पर एमकेएम का एतराज है, वोटर लिस्टों पर एमकेएम का एतराज है, बलदियाती कानून पे एमकेएम का एतराज है। हमें अभी तक कोई एहतजाज भी नहीं नजर आ रहा, हमें तो सिर्फ महज बयानात नजर आ रहे हैं जो पिछले 5-6 साल से सुन रहे हैं। जो हमने इनसे वादा किया था, वादा नहीं मतलब वो पॉइंट्स जो हैं चार्टर ऑफ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग का था वो हमने इन राइटिंग लिखा था, उस पर साइन भी हुए थे। वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे अमल होगा। मुस्लिम लीग नून ने बड़ी प्लानिंग के साथ चीजों को डिले किया, यानी इलेक्शन कमीशन का ये जो नोटिफिकेशन है ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुजस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आवाम के लिए तो मुश्किलात का ढेर है, लेकिन इस वक्त हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए भी इस वक्त खासी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। मरकज़ की बात करें तो इत्तेहादी जमातों के गिले शिकवे ऑन द फ्लोर और मीटिंग्स में जारी व सारी हैं। कल असलम भौतानी ने खासी तकरीर गर्मा गर्म की, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा इस बात को भी तस्लीम किया कि अरबों रुपए के माजी की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें फंड्स भी देती रही, प्रोजेक्ट भी एलोकेट होते रहे, लेकिन अब की हुकूमत जो है वो एक मखसूस और कुछ जिम्मेदारान के फ़ोन के बाद उन्हें कुछ फंड्स देने पर आमादगी जाहिर कर रही है। इसी तरह की बात बीएपी के अंदर से भी नज़र आ रही है कि जो वो चाह रहे थे वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इत्तेहादी जमातों के मामलात के बाद अब यह खबर आई है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को बचाने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो इस वक्त मौजूद है उनके पास, जिसे कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब। और यही जो सूरत हाल है वो आई है इस वक्त लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर। पंजाब हुकूमत में सिचुएशन ये होगी कि कल हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि ऐलान किया जाए। साथ ही साथ आज ये सूरत हाल है कि जब बैरिस्टर अली ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज के होते हुए ये मुमकिन नहीं है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन हो सकें। तो रिमार्क्स दिए गए आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि फिर इसका मतलब है कि दोबारा से इलेक्शन करवा लिया जाए, और वो दोबारा इलेक्शन की सूरत हाल किस तरह से मुमकिन हो सकती है, आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत हाल है और इकनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे कराची में एक शदीद एहतजाज माड़ीपुर में किया गया है, जिसमें यह मुबैना तौर पर बताया गया कि खातून की भी हलाकत हो गई है, पुलिस उसकी बहरहाल तरदीद कर रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सिद्दीक जान हमें ज्वाइन करेंगे। हसन खाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, और कराची की सूरत हाल हम ये जानेंगे। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। जी अमजद, आगाह कीजिएगा, आज जो है वो एहतजाज भी किया गया है माड़ीपुर में और एक खातून के जाँ बाक होने की भी इत्तलात हैं, क्या सिचुएशन रही है? मुदस्सिर, कराची की जो बिजली की सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो तशवीशनाक हद तक जो है वो पहुंच चुकी है। शहर में हंगामे फूटने का खदशा है। जो लोड शेडिंग की जो औकात हैं वो 12 से 16 घंटे है, जिसका ये मुजाहरा आज देखा गया माड़ीपुर पर, जो लोगों ने एहतजाज किया गया है लोगों की जानिब से। उसमें जो है वो यही मुतालबा था कि के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची के शहरियों को गैस फराहम, जो बिजली है वो फराहम करे। के इलेक्ट्रिक का जो मुतालबा है वो गैस की फराहमी का है, जबकि के इलेक्ट्रिक खुद सुई सदरन गैस के करोड़ों रुपए के वाजिबुल अदा जो रकम है वो के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा है। जो तलब है कराची शहर की वो 3300 मेगावाट है, जबकि के इलेक्ट्रिक शहर को सिर्फ 2200 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम कर सकी है। जो उसके अपने प्लांट्स हैं वो बंद हैं। के इलेक्ट्रिक सिर्फ 1000 मेगावाट बिजली जो है वो जनरेट कर रही है, जबकि दीगर नेशनल ग्रिड से IPP से जो बिजली खरीदी जाती है उससे पूरा करके 2200 मेगावाट शहर को इस वक्त फराहम कर रही है। सवाल ये बनता है कि इलेक्ट्रिक के जो अपने प्लांट हैं, बिन कासिम का है, साइड प्लांट है, वो क्यों बंद हैं, और गैस की जो फराहमी है वो LNG पर क्यों नहीं, मकामी जो गैस है उसका मुतालबा क्यों है, जबकि सुई सदरन गैस के जो रकम है, बिल
बिल्स हैं वो अब ऑलरेडी वाजिबुल अदा हैं। तो के इलेक्ट्रिक को लगता यूँ है कि कोई पूछने वाला नहीं है इस शहर में, लेकिन लोगों का पारा इस गर्मी में शदीद हाई है और किसी वक्त भी शहर में जो है इस किस्म के वाक़या जो है इस सारे मामले में जहाँ बाक हुई है, पुलिस की शेलिंग की गई है पुलिस की जानिब से, और गर्मी और शदीद गर्मी और हब्स के बाइस जो है खातून जो इस मुजाहरे में शरीक थी वो अपनी जान से गई हैं और कई अफराद जो इस हवाले से वो बेहोश हुए हैं। लेकिन पुलिस के जो हुकाम हैं उनका दावा ये है कि खातून गर्मी से जहाँ बाक हुई हैं, लेकिन किसी भी सूरत जहाँ बाक हुई हैं, लेकिन ये सारा मामला अब पर है कि ये मामला अमजद कायम खानी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ये शहर के सिर्फ एक हिस्से का एहतजाज, इसके बारे में क्योंकि बहुत बड़ा एहतजाज था, मेन रोड को बंद किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में इस किस्म के एहतजाज पिछले 2 दिन से हम वो देख भी रहे हैं। रेहान हाशमी साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, माफ़ कीजिएगा, वो मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीक जान साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। सिद्दीक आपका भी शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप इसलिए अलहदा हुए कि जो सूरत हाल है वो बदल रही थी, महंगाई थी, सिचुएशन थी, लेकिन पिछले तकरीबन 70-75 दिनों में जो सिचुएशन है और इस वक्त ये सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर में जो लोड शेडिंग की सिचुएशन है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो महंगाई की सिचुएशन है वो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो सर ये सारी सिचुएशन तो पहले से भी भयानक हो गई, आप लोगों का जो फैसला उस हुकूमत को छोड़ के इस हुकूमत के साथ आने का था, आप समझते हैं ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो गिवन सिचुएशन थी और पीटीआई के दोस्तों के साथ जो हमारा इल्हाक था उसकी बुनियादी कुछ कंडीशंस थी। उस कंडीशंस में कराची पैकेज सरे फहरिस्त था, उसमें सेंसस और कराची की आबादी को गिनने का मामला था, उसमें यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का मामला था, एमक्यूएम के लीगल दफातर को खोलने के इशूज़ थे और दीगर इस तरह के को रिलेटेड इशूज़ थे। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि किसी भी मुल्क या किसी भी शहर या किसी भी घराने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो हालात होते हैं या जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है या जो सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं और वो सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से पैदा होते हैं। जो सब्सिडाइज किया हुआ था प्राइसेस, अच्छा मैं क्योंकि अभी एक अनबायस बात कर रहा हूँ, उस बात को तमीज़ बांधने के लिए कि एमक्यूएम के पास तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम क्यों कर चाहेगी कि कोई ऐसा फैसला करे कि जिससे उसकी फेस सेविंग मुश्किल हो। एमक्यूएम ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो बेस्ट सूट करता था, उसकी लॉजिकल रीजन मैं आपको बताऊं कि वो तमाम हकूक कि जिनके लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से कि जो कि रिटर्न में मौजूद नहीं था, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आया कि जिससे हमने रिटर्न में उनसे वो हकूक की बात कर ली और एट द इवेंचुअली वो चीज़ रिटर्न में आ गई। दूसरी चीज़ ये कि 75 साला दौर में आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती रही है कि जिसकी वजह से मुल्क कोई ऐसी कंडीशन में पहुंचा कि जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुतासिर हो गई या इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुतासिर हो गई, तो उसमें एक हार्श किस्म का एक्शन लेना पड़ता है रियासत को बचाने के लिए। रियासत बचेगी, सियासत बचेगी। जो लोग रियासत से ज्यादा तरजीह सियासत को देते हैं उनके लिए ये सवालिया निशान जरूर बनता है। रेहान साहब, एक सवाल यहाँ पर, ये एक सवाल है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आपको लगता है कि रियासत उस वक्त जो है वो मुश्किल में थी और इस वक्त जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे रियासत और इकनॉमिक एक्टिविटी के ज़रिए पाकिस्तान बच जाएगा? देखिए, जो लॉजिकल चीज़ है वो रियासत पे बोझ डाला जा रहा था उस वक्त, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें तो, और वो बोझ जो कि रियासत को, क्योंकि देखिए ये बात तो मैं मानता हूँ कि जब पीटीआई ने लोन लिया, आईएमएफ को अप्रोच किया, तो वो वक्त की ज़रूरत थी ताकि चीज़ें बेहतर हों, और बेल आउट पैकेज का भी सिलसिला जो था वो भी एक ज़रूरत थी मेरा ख्याल है। उसके बाद वो सब्सिडाइज जो किया गया वो रियासत पर डायरेक्टली बोझ पड़ रहा था। अब क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन पिछली हुकूमत में साइन हो चुकी थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसकी कंटिन्यूटी को लेकर चलना है। अच्छा, इसका एक और तसलसल मैं याद दिलाऊं, 2004 के दौरान की बात है, मुशर्रफ साहब का दौर था। अगर आज हम याद करें और कोई भी आपके इख्तलाफात हो मुशर्रफ साहब से या उनके तर्ज हुक्मरानी से, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें की मैं ज़ाती तौर पर बड़ा हिमायत करता हूँ। उसमें एक प्रोग्राम था कि लोकलाइजेशन, आप बाहर के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय लोकलाइज प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्हिसार कर रहे थे, आप सरप्लस प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, आप डिलीशन प्रोग्राम की बात कर रहे थे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसमें सरे फहरिस्त है, जो कि डिलीशन प्रोग्राम के जरिए लोकलाइज करना था। आप $62 और 61 के दरमियान था
चले मैं इसको जो है वो रियान साहब इसको हम जाने जो आपके पॉइंट्स थे 4 से 5 मेन पॉइंट्स हैं, मैं उस पर भी बात करेंगे। सिद्दीक जान से हम थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। सिद्दीक, कल असलम बोतानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मक्सी साहब भी इस किस्म के तासुरात जो है वो दिए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं सिद्दीक आपसे जानना चाहूँगा, ये तमाम इत्तेहादी हुकूमतें कुछ जो हैं वो साथ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब वो साथ नहीं हैं, तो क्या अब वही मामला जो अवाम के लिए जो काम के लिए था वो नहीं हो पा रहा, तो किसी सूरत में ये अलग होंगे इस हुकूमत से? देखिए, मुझे बाप का तो नहीं पता वो अलग होंगे या नहीं होंगे, लेकिन MQM बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये अभी हम रेहान हाशमी साहब को सुन रहे हैं। रेहान हाशमी साहब ने ये बहुत अहम बात की है कि जब ये इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा थे रेहान हाशमी साहब और इनकी जमात, तो इमरान खान ने जो बिजली और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की थी वो गलत किया था। यानी रेहान हाशमी साहब ये समझते हैं और इनकी जमात ये समझती है कि उस वक्त भी पेट्रोल मजीद महंगा करना चाहिए था, हर चीज़ मजीद महंगी करनी चाहिए। तो इमरान खान ने बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती की थी सब्सिडी देकर आवाम को, तो ये तो एक बहुत अहम बात है जो रेहान हाशमी साहब ने की है। दूसरा, हैरानकुन तौर पर जब इमरान खान के साथ MQM होती थी तो उस वक्त 1 रुपये या 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो फौरन MQM सामने आती थी और हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे MQM की बातें सुनकर के आवाम का दर्द MQM से ज्यादा किसी को नहीं है। आज पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा सिद्दीक, मैं आपको यहाँ कथा कलामी की माफी, सिद्दीक मैं आपको आप रोकूंगा। सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो मामलात थे, जो चीज़ें थी, बहरहाल वो तो अवामी इशूज़ थे, महंगाई थी, उस वक्त जो सिचुएशन ख़राब हो रही थी मुल्क की, उसके लिए गए थे। तो जमातें भी वे अवामी हैं, इन्होंने फिर इलेक्शन में जाना है आगे और इलेक्शन की तैयारी है, तो कैसे फिर ये इससे आगे पीछे हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि उस वक्त तो MQM हमें बहुत अवाम के दुख दर्द में बहुत एक्टिव नज़र आती थी। अब क्या हुआ? जो पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोग बेहतर समझते हैं। यानी पेट्रोल महंगा हो गया, 84 रुपये फ़ी लीटर, डीजल 115 रुपये से 120 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गया, गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, हर चीज़ महंगी कर दी गई, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, 24 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दिया गया। फिर आप कराची पे आ जाएँ, जहाँ कराची के हकूक़ की दावेदार है MQM, वहाँ पर कराची में क्या हो रहा है? 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग, कोई मंसूबा आगे नहीं बढ़ रहा। जो 21 नुकाती मुआहदा हुआ MQM का और पीपल्स पार्टी का, एक पॉइंट आगे नहीं बढ़े। फिर आप देखें कराची में जिस तरह से एहतजाज करने वालों पर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, जहाँ वहाँ पर खवातीन के साथ जो हो रहा है, वहाँ पर टीचर्स एहतजाज करें, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करें, सब कुछ हो रहा है, लेकिन MQM मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब हमें MQM बिल्कुल ये कहती हुई नजर नहीं आती कि हम पीपल्स पार्टी से अलग हो जाएंगे, हम नून लीग से अलग हो जाएंगे। अब वो कहते हैं कि अगले 1.25 साल कराची को कुछ मिले या ना मिले, आवाम को कुछ मिले या ना मिले, मजीद तबाही और बर्बादी आए या ना आए, जो मर्जी मुल्क के साथ ये कर दे शहबाज शरीफ या पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी, हम नहीं अब इनको छोड़ने वाले। इनकी गुफ्तगू का आप कल के टॉक शोज में उठा के देख लें, इज़हारुल हसन साहब की और इन सबकी गुफ्तगू उठा के देख लें। यानी क्या ऐसी तब्दीली आई है कि 2 माह पहले 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता था, 1 रुपये बढ़ता था तो MQM कहती थी हम छोड़ रहे हैं, कराची को ये ना मिला तो हम छोड़ रहे हैं। आज हल्का बंदियों पे MQM का एतराज है, बलदियाती इलेक्शन पर MQM का एतराज है, वोटर लिस्टों पर MQM का एतराज है, बलदियाती कानून पे MQM का एतराज है, हर चीज पे MQM का एतराज है, लेकिन MQM नून लीग को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये मैं जान लेते हैं सिद्दीक, जो आपने बात की है ये तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स थे जो शुरू से रहे MQM के और बड़े जेन्युइन पॉइंट्स थे कराची के डायनामिक्स को लेकर। मैं रेहान हाशमी साहब से जानूंगा, लेकिन उससे पहले आलमगीर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, आपके वक्त का भी आपको वेलकम करते हैं। लेकिन मैं गुफ्तगू छोटी सी सुनवाऊंगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या गुफ्तगू किया लोड शेडिंग से मुतालिक, जो ये समझा जा रहा था कि शायद 31 मई तक ठीक हो जाएंगी, फिर 30 जून तक ठीक हो जाएगी। अब वो क्या कहते हैं पहले ये सुनिएगा, फिर बात करते हैं। तो जब वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग बढ़े, तो इसका मतलब है कि लोड शेडिंग तो बढ़ेगी, इससे ऊपर तो कोई इस रियासत में नहीं है शख्स जिसके पास पार हो। आलमगीर साहब, जिन जमातों ने आपको छोड़ा वो यही बुनियाद थी कि आपकी जो गवर्नेंस है उस पर बड़े क्वेश्चन मार्क थे। अब वो पार्लियामान से बाहर कह रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन ख़राब है, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या फिर इसका मतलब है हुकूमत तो फिर कायम व दायम रहेगी और इत्तेहादी जो आपसे नाराज़ हुए वो इस हुकूमत से नाराज़ होने के बावजूद भी हुकूमत का हिस्सा फिर रहेंगे? देखिए, रही बात MQM की, तो इस वक्त वो एक बंद गली में फंस चुके हैं। उनको खुद नहीं समझ आ रही कि किस तरफ रुख करें। हुकूमत के साथ जाते हैं तो अवाम से दूरी होती है, अवाम के पास जाते हैं तो हुकूमत से दूरी होती है। और जिन डिमांड्स पे ये हमसे अलग हुए थे, जो इन्होंने कहा था कि हमारे मुतालबे पूरे नहीं हुए, हम इसलिए अलग हो रहे हैं, तो मुझे बताएं आज कौन सी डिमांड्स पूरी हुई? ये कह रहे थे कि चूंकि महंगाई है हम इसलिए इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं।
आज महंगा ज्यादा है, तो कहाँ है इनका महंगाई के ऊपर? ये कहते कि हमारे कारकुनान जो लापता है, मिसिंग पर्सन है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। कितने लोग ढूंढ के दिए शहबाज शरीफ ने अभी तक? ये कह रहे थे कि हमारे दफातर बंद है और दफातर नहीं खुलवाए जा रहे। कितने खुलवा दिए शहबाज शरीफ ने दफातर? ये कह रहे थे कि मेयर के इख्तियारात और बल्दियाती कवानीन में तरामीम होनी चाहिए। कौन सी तरामीम की है पीपल्स पार्टी या जरदारी ने? अभी तक मुझे बताए ना। इनके एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाए अभी तक, गवर्नर नहीं लगा अभी तक। तो ये सारी चीजें, और महीने गुजर चुके हैं इनकी को एक साथ बैठे हुए, सिर्फ वफाक में एक दो मिनिस्ट्रियां दे के बिठाया हुआ है। तो ये अवाम इस चीज को समझ रही है। और ये लांडी का जो इलेक्शन अभी बाय इलेक्शन हुआ था, उसमें टर्न आउट ना होने की वजह ये थी, लोगों का एतबार खो चुका है। और आगे भी इनके लिए बल्दियाती इलेक्शन सारी चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी। इस वक्त कराची एक बदतरीन लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग हो रही है कराची में इस वक्त, और इसके साथ महंगाई फुरूज पर है। और जो वफाक में इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ जमात बैठेगी, उससे अवाम सवाल करेगी। वो चाहे, हालांकि बल्दियात से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अवाम जब आप इलेक्शन में अवाम के पास जाएंगे, वो सवाल करेगी और फिर कोई जवाब नहीं होगा आपके पास, क्योंकि हमें अभी तक कोई एहतजाज भी नहीं नजर आ रहा। हमें तो सिर्फ महज बयानात नजर आ रहे हैं जो पिछले 5-6 साल से सुन रहे हैं। तो ये जो मुतालिबात पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MQM के हैं, वो बड़े जेन्युइन थे कराची के हवाले से, कराची के लोगों के हवाले से, मरदमशुमारी से मुतालिक, बल्दियात से मुतालिक। हम इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा एक ब्रेक लेना है मुझे। रेहान हाशमी साहब से भी बात करेंगे कि ये मुतालिबात बहरहाल आपके हैं, कराची के हैं, कराची वालों के हैं, पर पेशरफ्त क्या हुई है। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सिद्दीक जान साहब, रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान साहब, असर दफातर, बल्दियात का कानून, कारकुनान, फंड्स, कराची का हक, मरदमशुमारी, ये तमाम तर मामलात हैं जिसके ज़ामिन मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हुकूक के हवाले से बैसियत सूबाई हुकूमत वो कर रही है आपको? देखिए, मैं कबल इसके कि इस बात को एड्रेस करूं, मुख्तसरन मैं 2-3 चीजें अर्ज कर दूं। PTI के दोस्तों के साथ 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हमने कोलिजन में गुजारा, और उसमें भी बहुत सारी शराइत थी, रिक्वेस्ट थी। उसमें बहुत सारी चीज़ों में से 2 चीज़ों पे अमल दरामद तो शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वो उस लिहाज से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। ये 3.5 साल में हमारे एक दफ्तर भी नहीं खुल सके, क्योंकि अरबाब इख्तियार तो थे हमारे दोस्त, लेकिन अरबाब इख्तियार नहीं थे ये। क्योंकि अगर फैसला कहीं और से करना है, कहीं फैसला दफ्तर खोलने का, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब तक कि इक्वल ग्राउंड नहीं मिलेगा सियासत करने के, उसके दफातर, लीगल दफातर अगर बंद होंगे तो कहाँ से होगी चीजें? उनके कारकुनान बंद होंगे तो कहाँ से होगा? हमारे एक नहीं, सैकड़ों की तादाद और हजारों की तादाद में लोग मुतासिर थे, तो उसकी बात हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। उनको 3.5 साल दिए, और ये दिहाइयों से MQM के साथ मसला चल रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ 4 महीने के लिए भी ऐसे मसाइल हो ना, तो घर बैठ जाएं। हम दिहाइयों से तमाम चीजें सह रहे हैं, और हमें फेस सेविंग भी करनी है, अपने लोगों से तवक्कुआत जो लोगों की वाबस्ता है उसको भी करना है। तो ये भी फिर बेख्तियार ही ये भी हुकूमत है जो आपके ये काम भी नहीं कर पाए। मैं बस आगे आ रहा हूँ जी, बस आगे अर्ज कर रहा हूँ मैं आपसे, मुख्तसरन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे एक बात बताइए कि कोई पाकिस्तान में, क्या दुनिया में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए जो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद बोले कि नहीं हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। भाई क्यों ऑपोजिशन में बैठे? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हत्ता कि हमारे दोस्त PTI के ये भी वजीर आजम बनने और वजारत लेने और हुकूमत की तश्कील के लिए ही कोशिशें कर रहे हैं ना। तो MQM के ऊपर इतनी बुराई क्यों भाई? MQM भी अपनी जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको ऑप्ट करेगी। MQM को हक हासिल है ये कि जहां से जिसकी भी, या तो आप ये बता देंगे पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, ये नॉन स्टेट एंटिटीज हैं, इनको इलेक्शन का हक नहीं है। और भाई जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इन्हीं के साथ तो हुकूमत बनाएंगे। या तीसरा ऑप्शन बताइए आप मुझे, किसके साथ बनाए? चीकोस्लोवाकिया की गवर्नमेंट के साथ बनाए हुकूमत क्या हम, या उनसे हम मुतालबात करें? भाई जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है उन्हीं से बात करेंगे ना हम। एक इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें अभाम का शिकार हो रहे हैं, मैं भी इस बात पर आपको अर्ज करना चाहूँ
पीटीआई से हमारी रिजर्वेशन थी, हाँ बहुत सारे मसाइल थे, महंगाई का भी सिलसिला था, हमारी रिजर्वेशन थी, लेकिन जो कोर इशू है वो क्या है? देखिए, पीटीआई की हुकूमत को हम चाह रहे थे कि टेन्योर मुकम्मल करें, हमारी दिली ख्वाहिश थी, आज भी हमारी ख्वाहिश है कि पीटीआई काश के मुकम्मल करते अगर इनके अपने मेंबरान आज़ादी अक्सरियत पूरी रखते। जब पीटीआई के अपनी ही आज़ादी अक्सरियत मुकम्मल नहीं है तो मैंने क्या बैसाखी बनने का? भाई एमक्यूएम के अलावा भी और पॉलिटिकल पार्टीज है ना, आप उनसे भी बात करें। एमक्यूएम जो बेस्ट ऑप्शन होगी कराची के लिए, अर्बन सिंध के लिए, कराची में बसने वाले सिंधी, पंजाबी, पख्तून या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसके लिए ऑप्ट करेगी। के इलेक्ट्रिक का मामला मैं 10 साल का आप रिकॉर्ड उठा के अच्छा, मैं रेहान साहब इसमें आपकी बात से सवाल, रेहान साहब, बेस्ट ऑप्शन इस वक्त आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत के साथ इत्तेहाद कराची वालों के लिए, एमक्यूएम के लिए बेस्ट ऑप्शन? जो हमने किया और जो चीजें जो हम मुतालबात करते थे, जिससे लड़ते थे, जिस पर डंडे खाते थे, एफआईआर कटवाते थे, वो मुतालबात वर्बल थे। आज वो मुतालबात अगर रिटर्न में आ गए हैं तो क्या ये समझते नहीं है कि आप उन रिटर्न एग्रीमेंट्स को इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ एक प्रोग्रेस तो होगी। सही। तो रेहान साहब एक ज़िम्नन सवाल, रेहान हाशमी साहब एक ज़िम्नन सवाल, अगर ये हुकूमत 1 साल 2 माह 1 साल 1 माह रह जाती है और आपके तमाम मुतालिबात, तमाम तर चीज़ें पूरी भी नहीं करती जो आप कह भी रहे हैं, अगर, तो फिर जिम्मेदारी एमक्यूएम की होगी या वो ज़ामिनीन की होगी या हुकूमत की होगी? किसको जिम्मेदारी देंगे सर? इलेक्शन में तो आपने भी जाना है ये बातों पे। मसला ये है कि हर आदमी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर स्टेक होल्डर को अपने जो एक्शन है उसका कहीं ना कहीं तो जवाब देना है। कहीं पर आवाम को जवाब देना है, कहीं पर तारीख के औराख में जवाब देना है, कहीं पर अल्लाह को जवाब देना, जवाब तो देना है ना। मैं रियासत की को बचाने की बात होती है, पहले रियासत होगी, मुल्क होगा तो सियासत होगी। ये टीवी प्रोग्राम्स भी चल रहे होंगे, तमाम चीजें चल रही होंगी, लेकिन रियासत को सही सिमत में, डायरेक्शन में डालना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर सही सिमत का तयन ही नहीं हो रहा दुनिया में तमाम जगहों पे। और मैं पीटीआई के लिए भी, पीटीआई को कम से कम टाइम मुकम्मल होना चाहिए था, इसीलिए तो हम कह रहे हैं चाहे कोई भी हुकूमत हो, क्योंकि एक ट्रैक पर आने में टाइम लगता है और उस वो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन, कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी के बाद ही तो चीजें आती हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था सेगमेंट में, तसलसल होता है किसी भी चीज का, और जो आज इवेंट्स हो रहे हैं वो माजी में 10 साल, 12 साल, 13 साल पहले की कहीं ना कहीं कोई लकूना था जिसकी वजह से आज उसका आउटकम आ रहा है। पानी के मसाइल, तो इसका मतलब ये है ऑप्शन जो है वो बहरहाल जमातों के पास होती है कि वो अपना बेस्ट जो है वो देखें कि वो किधर जाएं। आपने पहले बेस्ट देखा 3.5 साल एक जमात के साथ, अब दूसरी जमात के साथ, बल्कि जमातों के साथ है, तो अब देखते हैं कि वो ऑप्शन किस जानिब जाता है। सिद्दीक जान, एक चीज़ यहाँ पर बड़ी क्लियर हो रही है कि अपने मफाद भी होते हैं, अपने इलाके के, वोटर्स के, चीज़ों के, उसके बाद ही होता है। तो अब वो जा रही हैं जमातें, अब यहाँ आकर एहसास हो ना हो तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल फैसला करना उनके लिए था, वो कर लिया। देखिए, बात यह कि रेहान साहब से आप ये सवाल ज़रूर पूछें कि जो इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास इख्तियार तो था, इख्तियार नहीं था, तो ज़रा रेहान साहब से ये पूछें कि क्या शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तियार है? क्या इनके लापता अफराद वापस आ गए हैं? क्या इनके दफ्तर खुल गए हैं? इनका तो जो यहाँ से समरी भेजी गई थी गवर्नर के लिए नसरीन जलील साहिबा की, आज तक उस समरी का कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गुम हो गई है, अचानक लापता हो गई है, तो कुछ नामालूम अफराद ने उसको गायब करवा दिया है। तो ज़रा ये रेहान साहब से ज़रूर पूछें कि क्या शहबाज शरीफ साहब बाइख्तियार, और अगर वो जो है उनके पास भी इख्तियार नहीं है तो फिर क्या इनको किसी सियासी जमात से को बात करनी चाहिए, उनसे करना चाहिए फिर जिनके पास इख्तियार है? ये ज़रा ज़रूर सवाल रेहान साहब से पूछ लें इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। बिल्कुल सही। मैं शुक्रिया अदा करूँगा रेहान हाशमी साहब से, वो ये ज़रूर बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें, मैंने तो पूछा कि बाइख्तियार हुकूमत अब है, उनके पास इख्तियार है नहीं। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपके वक्त का। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अली राशिद साहब, ये कराची में जो बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ थी वो आपकी क्या थी, और अब आप सिर्फ जो है वो देंगे भी कुछ या नहीं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मधु किया अपने चैनल पर। जी बिल्कुल करेंगे, हमारे इत्तेहादी हैं, उनके साथ हमने उनको मना तो किसी चीज पे किया ही नहीं। तो गवर्नरशिप दे रहे हैं अली साहब, गवर्नरशिप एडमिनिस्ट्रेशन जो कराची की है वो दे रहे हैं, आप उनको हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, जो बाकी उनके फंड्स के मामलात हैं वो हो रहे हैं, मरदमशुमारी के दफातर खोलने की कुछ मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं आप। देखें, जो जितनी चीज़ें फेडरल सब्जेक्ट जो नहीं हैं
वो जो सिंध हुकूमत के हाथ में है वो सब चीजें जो हमने इनसे वादा किया था, वादा नहीं मतलब वो पॉइंट्स जो हैं, एक चार्टर ऑफ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग का था वो हमने इन राइटिंग लिखा था, उस पर साइन भी हुए थे। वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे अमल होगा। मगर जाहिर सी बात है, जब एक मुल्क, जब हमने टेक ओवर फेडरल और सिंध हुकूमत और सब इत्तेहादियों ने जब टेक ओवर किया, हमारी जब हुकूमत आई फेडरल में, तो काफ़ी चीज़ों का सामना था हमें। इकोनॉमी हो गई, फिर आते ही यहाँ बल्दियात का फर्स्ट स्टेज सिंध के उनके इलेक्शन हुए, वो हुए तो जाहिर सी बात है मसरूफियात थी, काफ़ी चीज़ें मुश्किलात का सामना था जो हम कर रहे थे। मगर हम अभी भी बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और हमारी काफ़ी तवील मीटिंग्स इस पे हुई हैं। इसलिए जो उन्होंने चीज़ें हमसे डिमांड की हैं या जो मांगी हैं, वो दे नॉट 1+1=2, सिंपल नहीं है। उस पर डिस्कशंस और काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि उनको कैसे कहाँ क्या करना है और कैसे चीजों को लेके आगे बढ़ना है। तो वो बातें चल रही हैं, हमने मना तो बिल्कुल चलें, वो बातें आप भी कर रहे हैं, मना आप भी नहीं कर रहे। अब वो वजीर आजम के पास जा रहे हैं, देखते हैं कि मामलात कहाँ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया अली, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आगे बढ़ना एक और बड़ा अहम मामला है। वो मामला ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत हमजा शहबाज की क्या वाकई लड़खड़ा रही है। एक तरफ 5 अराकीन जो मखसूस नशिस्तों पर है, दूसरा लाहौर हाई कोर्ट ने आज ये कह दिया है कि ठीक है फिर इंतखाबात दोबारा करवा लेते हैं वज़ीर आला के लिए। कानूनी मामला क्या है? अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सिद्दीक जान साहब भी हमारे साथ ही हैं। अजहर साहब, ये एक तो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देना पड़ा अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि आप करें, इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा था। अब दोबारा से मामला ये है कि जो ये क्या हैसियत क्या रहेगी अब अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है, बजट तो इधर पास हो रहा है, अब बाकी चीज़ें हो रही हैं और ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, तो ये कानूनी हैसियत पंजाब में अब क्या है? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस जीत कर भी हार गई, वो मैं कैसे बता देता हूँ आपको। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी प्लानिंग के साथ चीजों को डिले किया। यानी इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो नोटिफिकेशन अब आएगा, जारी करेगा। इलेक्शन कब का? यानी ये 17 मई का जब ये फैसला आ गया था और 20 मई को जब ये फैसला, मई को पांचों की पांचों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 6 बड़ा क्लियर है। जस्टिस शाहिद वहीद साहब के पास कल आया और 2 घंटे में ये फैसला हो गया। वजीर आला को निकालने का और हलफ वाले मामला ये तकरीबन 2 माह के करीब है, अदालतों में चल रहे हैं, लार्जर बेंच के पास, सिंगल जज के पास। अब फाइनली अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हलफ वाला मामला जो है वो एक तरफ रह गया। अब उनकी दाखिलियत के हवाले से मामला ये हो गया कि लार्जर बेंच ये कह रहा है कि ये मामला जो कि 16 तारीख वाले दिन एक 197 वोट थे, 25 आप निकाल दें तो 172 वोट रह गए हैं। 172 वोट हैं, सिंपल मेजोरिटी से ये कम है। अब सिंपल मेजोरिटी से ये कम है तो आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 में है, सेकंड पोल होगा, थर्ड पोल होगा, जो भी मेजोरिटी में होगा वो आला पंजाब ले जाएगा। अब क्या है, और अब वो 16 पे जा रहे हैं तो 25 वोट काउंट नहीं होने। आज अदालत के सामने बताया कि 5 का तो नोटिफिकेशन हो रहा है, ये तो 5 ये उसमें शामिल होंगे। अदालत के रिमार्क से कि हम आप 16 तारीख को वापस जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा तहरीकी अदम एतमाद 9 को, वैसे तो 3 को होनी थी, 9 से 3 को लेकर गए। तो यहाँ भी अगर देखें, यहाँ क्या है, अब आपको लेके जाएंगे 16 तारीख को, तो 16 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 5 मखसूस नशिस्तों के वोट नहीं होंगे। जब वो वोट नहीं होगा, आजाद रह जाएगी गालबन 168 या 169 के करीब। और अगर इनके पास 172 है, जो कि इनके पास पहले नाराज अराकीन थे, वो नाराज अराकीन इन्होंने अपने साथ शामिल कर रही हैं। अब हमें तो यकीनन सोचना पड़ना है कि सारे मामले को, यानी कल का फैसला मुतवक्को है। और आज माइंड लार्जर बेंच ने तकरीबन ये दे दिया है कि वो मामला 16 को, हमारी ये बात शायद अगर ये मामला 16 को जाएगा तो फिर तो आपका बात बड़ा वैलिड पॉइंट हो गया कि फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो नशिस्तें कम है। लेकिन अगर ये ज़िमनी इलेक्शन, जिसके बारे में अभी सिद्दीक जान आप लाहौर भी गए थे, देखा वहाँ हीट जो है वो क्या चल रही है, 4 क्योंकि लाहौर के अंदर हल्के हैं, बाकी भी 20 हल्के टोटल हैं, तो ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल का मतलब है चेंज हो सकती है सिद्दीक। और जो लाहौर में सिचुएशन रही है सिद्दीक जान, वो क्या है? देखिए बिल्कुल, मैंने लाहौर के चारों ये कन्वेंशन अटेंड किए
और इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहाँ पर 3 सीटों के ऊपर तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ बड़े आराम से जीत जाएगी। हाँ, 1 सीट के ऊपर जो है वो मुकाबला होगा, लेकिन मसला ये है कि ये अदालती फैसला जो भी आए, 1-2 और केसेस हैं, लेकिन मुझे हमजा शहबाज जो है वो कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहे। वो वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। देखिए मुदस्सिर इकबाल साहब, आप जितने अच्छे एंकर हों, जितनी भी तैयारी कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम का प्रोड्यूसर ही आपके साथ ना हो, आपकी टेक्निकल टीम ही आपके साथ ना हो और वो ना चाहें कि प्रोग्राम चले, तो प्रोग्राम नहीं चल सकता। तो इसीलिए जब पूरा सिस्टम इस वक्त ये चाहता है कि हमजा रहे और कोई और ना आए, तो फिर नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लें। अदालती फैसले जो आएंगे, अगर ये अदालती फैसला आ रहा है जो आज जजेस ने अपना माइंड दिया है कि 16 अप्रैल वाली पोजीशन पे होगा, तो उसमें हमजा शहबाज कंफर्म जीत जाएगा। और ज़िमनी इलेक्शन जो है, ज़िमनी इलेक्शन पे जितनी धांधली हो रही है, वो उसमें तय किया जाएगा कि हमजा को कितनी सीटें चाहिए, 13 चाहिए, 14 चाहिए, कंफर्म डन, 14 की 14 वो 14 तो कंफर्म वो जीतेंगे। तो इसलिए जब तमाम चीजें आपके मुखालिफ हों, ये मैं तरीके साहब की बात कर रहा हूं, तो फिर आवाम की मर्जी आपको वोट डाल दे। आप ज़िमनी सिलेक्शन की जानिब ये जाता हुआ मामला है। सॉरी, दोबारा ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि ज़िमनी सिलेक्शन की जानिब है ये। देखिए, ज़िमनी इलेक्शन वाला जो मामला है, क्योंकि आपकी आवाज जरा थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, लेकिन मैं जो समझाऊं, मैं ये जानना चाह रहा था कि ज़िमनी इलेक्शन, सिद्दीक, ज़िमनी इलेक्शन नहीं तो फिर इसका मतलब है ज़िमनी सिलेक्शन है, तो ये सिलेक्शन की जानिब जा रहा है काम। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और यही कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, हमजा शहबाज साहब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको वीडियो लिंक के जरिए DC ऑफिस में बुलाकर उनका मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के हक में बिठाने के लिए उनको मैनेज कर रहे हैं। सरकारी ओहदे, वजारतें और व्हीलिंग डीलिंग जो है वो हो रही है। तो जब इस तरह से इलेक्शन होगा, तो फिर कैसे आप मुस्लिम लीग नून को हरा सकते हैं, जब DPO, DCO, पटवारी, सारी सरकारी मशीनरी उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल आपके सामने है, बाकी तमाम स्टेक होल्डर जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ और शरीफ खानदान के साथ खड़े, तो कैसे तहरीक इंसाफ जीतेगी? तो सिद्दीक, आपने पहले से लफ्ज़ से आगाज़ करके आखिरी तक प्रोग्राम तक एक बात की है कि वो इत्तेहादी जो हैं वो भी अलग नहीं होंगे, हमजा शहबाज जो लोग चाहते हैं रखना वो भी रहेंगे। तो इस तरह से मामला मुश्किल नहीं कतन भी नज़र आ रहा, ना शहबाज शरीफ साहब के लिए, ना ही हमजा शहबाज साहब के लिए। इसका मतलब है जो चाहते हैं कि क्या हो वो चाह रहे हैं और उनकी चाहत के मुताबिक ये तमाम तर मामला हो रहा है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हज़रत सिद्दीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। मामला ये है कि इस वक्त जहां अवामी एहतजाज सामने आ रहा है, चाहे वो लोड शेडिंग है, चाहे वो महंगाई है, वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किलात, शायद इत्तेहादी अपना हिस्सा वसूल करके तो नज़र आ जाएंगे, हुकूमत को ख़तरा होता हुआ नज़र अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।